Hello everyone, welcome to Appy Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important sources, that is the Hindu and Indian Express. So let's get started with the topic. So these are the list of the topic that I'll be discussing with you. So first topic is draft EIA and environmental protection. The second topic is balance of payment as a strong sign in the economy. The third topic is WHO relevance, which is fading. This can be a very important question for your mains examination. And the last topic is civil services, the steel frame of India. So these are some of the four important topics that has been reported in both of the newspaper. And apart from this, we'll have some MCQs question at the end of this video and the explanation of yesterday question. तो जो कल के सवाल हैं उसके explanation और correct option मैं आपको आज बताऊंगा वीडियो के end में. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apty Plus Academy for Civil Services on YouTube and do not forget to hit a like button on this video. Now the first topic is basically draft EIA and environmental protection. This is from the Indian Express. So a good article, and this has been continuous in the news. We have discussed this article previously as well. इस तरह के जो environmental impact assessment को लेकर के जो news थे हमने पहले भी discuss किया. But in this particular article, something very important has been discussed, which is very much relevant for your examination. और बात करें जो analytical question आएंगे आपके general studies के पेपर 3 में, जहाँ पे इन्वायरमेंट की टॉपिक है, एंड द सेम टाइम जनरल स्टडीज पेपर 4, वहाँ पे इथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है. और जो कोर कॉन्सेप्ट्स है EIA के, उस तरह के जो पॉइंट्स है आपके प्रीलिम्स के 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट द ड्राफ्ट EIA इम्पैक्ट असेसमेंट, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, दैट वॉज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. और बताया ये गया है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के जो एक्सपर्ट हैं, जो डोमेन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ का अपोजिशन किया है. तो जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है दैट इज़ लीगली अनटेनेबल एंड इट डज नॉट कन्फर द पेरेंट एक्ट, जो हमारी जिससे पहले जो एक्ट थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थे जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनको डाइल्यूट कर दिया गया है इन द ड्राफ्ट 2020. राइट, एंड देयर इज अ क्राइंग नीड टू ओवरहॉल द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सिस्टम. जिस तरह से क्लियरेंस सिस्टम में चेंजेस लाई गई है, मैं आपको आगे डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा. तो जो क्लियरेंस में जो चेंजेस लाई गई है उसके वजह से इट कैन बी सीवियरली इम्पैक्ट, नेगेटिवली इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट. बट जो मिनिस्ट्री ने अभी प्रपोजल रखा है उसके बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, बहुत सारे वीकनेसेस हैं, और साथ के साथ जो हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की जो नोटिफिकेशन थी 2016 की, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डाइल्यूट कर दिया गया. राइट, सो दिस इज समथिंग विच हैव रेजन अ सीरियस कंसर्न अबाउट द इकोलॉजिकल क्राइसिस एज वेल. ना बात करें इस एक्ट की, तो दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट रिक्वायर द सेंटर टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट. बेसिकली जो ये हमारी एक्ट है 2016 की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, उसके बारे में बात की जा रही है. And by reducing the ambit and stringency of the scrutiny that is there in the draft 2020, ये नई वाली जो ड्राफ्ट आई है उसमें इस सारी चीज़ों को हटा दिया गया. जो रेगुलेटरी प्रोसीजर्स हैं वो सारी चीज़ों को डाइल्यूट कर दिया गया, कम कर दिया गया. राइट, सो इट हैज़ बीन वीकेंड, सो इट कैन सीवियरली बी डिक्रीमेंटल टू द एनवायरनमेंट. तो इसका जो एनवायरमेंटल में जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा वो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव होगा. ना क्या क्या लूप होल्स हैं, एक एक करके देखते हैं. जो लूप होल्स हैं उसमें जो ड्राफ्ट EIA जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 है, तो सबसे पहली बात है कि जो प्रपोज रखी गई है वो बहुत सारी चीज़ों को वायलेट करती है एंड इट इज़ लीगली अवॉइडिंग सम फॉर द पीपल. द प्राइमरी गोल ऑफ द EIA 2006 जो थी, उसकी जो प्राइमरी एम थी वॉज टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट प्रिकॉशनरी मेजर्स अगेन द मिटिगेशन एडवर्स इम्पैक्ट एंड रिक्वायरिंग द क्लियरेंस बिफोर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन. तो इससे पहले कि मैं 2020 पे डिटेल जो चीज़ें डाइल्यूट की गई है, मैं आपको एक बार जो 16 के बाद जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा समझा दूँ. तो 2006 में जो चीज़ें रखी गई थी उसमें किसी भी काम को कंस्ट्रक्शन करने के पहले NOC लेना होता था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से, या जो कंसर्न नोडल मिनिस्ट्री हैं स्टेट में, उनसे लेना पड़ता था. बट अब जो नए प्रपोजल हैं 2020 की, दैट अलाउज द गवर्नमेंट टू ग्रांट द एक्स पोस्ट फैक्टो जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है उसको अलाउ करती है. तो एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है वो मैं आपको बता दूं. इट इज़ अ क्लियरेंस विच इज़ गिवन टू द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट के बाद भी आप क्लियरेंस ले सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से. राइट, सो इट मीन दैट द क्लियरेंस ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी अवॉर्डेड इवन दे हैव स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन. अगर कोई काम स्टार्ट हो चुकी है विदाउट द क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, उसके पहले भी
काम स्टार्ट किया जा सकता है एंड रनिंग फेज में भी जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो ली जा सकती है. सपोज अ प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड, इट कैन बी स्टार्टेड वर्किंग लाइक आफ्टर 1 year और 2 year ऑफ एन ईयर, बिकॉज यहाँ पे कुछ टाइम डिसाइडेड नहीं है. तो उसी बीच में अपने काम के बीच में वो क्लियरेंस ले सकती है, जो कि प्रोविजन 2006 में नहीं थी. तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी आए या मेंस में आप लिखो तो ये चीज़ों को हाईलाइट करना कि 2006 ये स्पेसिफिकली बताती थी कि जब भी आपको कोई काम करवाना है कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशंस के, उससे पहले यू नीड अ क्लियरेंस. बट अभी के जो प्रपोजल्स हैं रिसेंट में 2020 की जो ड्राफ्ट है वो इन सारी चीज़ों को डाइल्यूट करती है, राइट. सो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सो क्लियरेंस हैज़ बीन डाइल्यूटेड. Now, there is no mention about the climate change and related consideration, which was there again in 2016. और एज इंडिया इज़ अ हाईली वनरेबल कंट्री, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स को लेकर के, ताकि कंट्री जो भी इन्वायरमेंटल वनरेबल से आगे बढ़ रही है या जो एडवर्स इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट को उसको, या खास करके जो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ हैं, अगर किसी भी जगह पे कोई इस्टेब्लिशमेंट हो रही है फैक्ट्री की, तो उसके आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनको प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना, उसका जो इम्पैक्ट है वो देखना है, उसकी असेसमेंट करना, ये सारी चीज़ें 2006 में मेंशन थी. बट अब जो चीज़ें की गई है उसमें बहुत सारी चीज़ों को डाइल्यूट कर दिया गया है और कंपनीज़ के बेनिफिट में रिलैक्सेशन दी गई है. Now, the draft notification है that undermine the procedural environmental rights and it also reduce the relevant information of the project affected by the person. कोई ऐसे इंडिविजुअल कम्युनिटी है, पर्सन है जो उससे अफेक्टेड है, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है कि उसके डिक्लेरेशन कंपनी को कैसे देनी होगी. एंड देर इज़ नो इफेक्ट put in place that there will improve the quality of the decision making, particularly the expert appraisal committee जो थी उन्होंने परफॉर्म किया था क्रिटिकल फंक्शन विद द इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट. तो अप्रेजल कमेटी बनाई गई थी जिनका कहना था कि एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन की जाए उस प्रोजेक्ट की जहां से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है. विस्थापित का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जा रहा है. नो, द पीपल, द पर्सन, द कम्युनिटी ऑफ द लोकल कम्युनिटीज एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द सेटअप ऑफ द एनी कंपनीज और एनी स्टार्टअप, राइट. So the draft notification procedures at the time of the appraisal वो 60 days की रखी गई थी. बट ये नोटिफिकेशन 2006 की मैं बता रहा हूँ. अब क्या है, उसको 45 days कर दिया गया. तो जो नोटिफिकेशन टाइम है अप्रेजल के लिए, so that has been reduced to 45 days. Previously in 2006 this was for 60 days. And it also curtails the discretion of the committees by disallowing from the fresh studies कि ये है कि set aside the seeking the additional studies of the project proponents. तो जो भी जो कमेटी ने अलाउ किया कि जो एक बेसिकली अगर कहीं इस्टेब्लिशमेंट हो रही है उस पर एक फ्रेश स्टडीज़ होनी चाहिए कि एक्चुअल वहाँ पे फिजिबिलिटी कितनी है, कितने आउटकम होंगे, कंपनी की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, कितने लोग इम्पैक्ट होंगे, ये सारी चीज़ों को एक हाई लेवल स्टैंडर्ड पे भी चेक करने की ज़रूरत थी. दैट अगेन हैज़ बिन डाइल्यूटेड. तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नीड टू बी क्लियर अबाउट इट्स रोल, जो उनकी मैंडेट है जिस वजह से वो मिनिस्ट्री बनाई गई है. एक सस्टेनेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बनाए रखने की ज़रूरत है. एंड इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह की एक्टिविटीज़ जो एनवायरमेंटल को डिवास्टेट करते हैं उस तरह के डिसीजन को ना दिया जाए, उस तरह के क्लियरेंस को ना दिया जाए, ना ही उस तरह के एनओसीज कंपनी को मिलनी चाहिए. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ड्राफ्ट which government has proposed, and I personally feel कि कुछ इसमें changes government लाएगी because this is something which is not very on the par with the environmental concern. और इस सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है. अगर आप एग्जाम में जनरल स्टडीज़ पेपर 4 पे लिखेंगे इस तरह की चीज़ें तो ये आप ज़रूर मेंशन करना. Now coming to the other topic, that is the balance of payment as a strong shine. मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके तरफ से कुछ बेसिकली ऑफिशियल डिक्लेरेशन आई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके कुछ साइंस अच्छे दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. So according to Ministry of Commerce and Industry, India has shown the balance of payment that is going to be a strong, and it has a significant improvement in the export and the fall in the import. तो हमारी जो export है that has risen and the import has again fallen. नो ऑफिशियल फिगर जो है तो एक्सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो जुलाई 2019 में इट वाज 91% जो एक्सपोर्ट की लेवल थी. नाउ इम्पोर्ट आर स्टिल एट अबाउट
to 70 to 71 level of 2019. This is again a figure coming from July. But broadly अगर बात करें तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है दिस ईयर इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग. ये ऑफिशियल डेटा है. तो बात करें कि अगर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस है क्या, एक्चुअली जो बीओपी है, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट को शॉर्ट में बीओपी भी कहते हैं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सटर्नल विजिबल एंड नॉन विजिबल ट्रांजेक्शन इन द कंट्री. यूपीएससी ने इस पे पहले सवाल पूछे हुए हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंप्राइज करते हैं. दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, 2014 या 15 ईयर में. It comprises of current account, that is the balance of trade, balance of invisible capital account, that is net flow of the capital investment from the domestic economy. कोई भी foreign economy forms में FDI, FFI और एक्सेट्रा चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में. जितने फॉरेस्ट रिजर्व हैं उसको इंक्लूड किया जाता है. एंड रिजर्व ट्रांचेस इन द पोजीशन, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्वार्टर्स ऑफ द IMF होल्डिंग एंड इट्स करेंसी. तो ये आप बहुत ही आराम से वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लें, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, जो किस किस चीज़ों को ये कंप्राइज करता है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ फॉल आउट इन द एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो इंडियाज़ एक्सपोर्ट फॉर द 4th स्ट्रेट मंथ इज बेसिकली जून में अगर देखी जाए तो स्टेप देखा गया, एक डिक्लाइन देखी गई है एक्सपोर्ट में. And the key segment in the petroleum and the textile sector has again declined. So these are the two important sectors जहाँ पे export गिरी है. But the country's trade has turned surplus for the first time in the 18 years, जहाँ पे import जो है वो drop हुई है कम से कम 50%, 48% के आसपास, right? So this is 48.59%. And the country has posted a trade surplus of 0.7 billion in the June. तो अभी जो जून के महीने में इतना ज़्यादा बेसिकली 0.79 बिलियन के आसपास देखी गई है. बट एट द सेम टाइम इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट कि जो कोविड-19 के बाद जो रिकवरी है वो थोड़ी स्लो होगी, राइट. रिकवरी स्लो होगी बट इट शुड बी सस्टेनेबल, एक पेस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है. तो गवर्नमेंट के कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए गए थे. तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन करेक्टिव मेजर्स टू सपोर्ट एंड प्रमोट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री. जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो स्कीम लाया गया सरकार की तरफ से, वो चाहे हमारे MSME के सेक्टर हो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको आगे बढ़ाने के लिए. और सरकार ने ये भी कोशिश की है कि जो इम्पोर्ट है उसमें कर्ब किया जाए एंड प्रोडक्ट्स सच एज टेलीविजन और टायर स्पेसिफिकली, इन चीज़ों की जो इम्पोर्ट्स हैं इनको कम किया जाने की ज़रूरत है. Now the other topic is WHO relevance is fading. This is there in the Hindu. जिस तरह से WHO ने कोविड-19 पेंडेमिक को हैंडल किया है उसको लेकर के WHO की एफिकेसी पे बहुत ज़्यादा बात हुई है. और ये आपके एक जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में एनालिटिकल सवाल बहुत इस पे बन सकते हैं. तो COVID-19 has infected more than 19 millions of people across the globe and it has devastatingly affected the economy, not only in India but across the globe. तो सीरीज ऑफ टाइमली जो हेल्थ इंटरवेंशन लिए गए हैं WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, दैट हैज़ रेज्ड सीरियस क्वेश्चन अबाउट द एफिकेसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ने, जो यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी कहा था कि बेसिकली जो WHO के जो चेयरमैन है वो चाइना का साइड ले रहे हैं एंड दे हैव डन लेट इन डिक्लेयरिंग द पेंडेमिक. मैं आगे आपको उसके बारे में बताऊंगा. तो WHO took some inaccessible decision in actions to declaring the pandemic of the public health emergency of the international concern. So अगर बात करें स्लो रिस्पॉन्स के बारे में WHO की, तो विथ रीजनल ऑफिसेस की पूरे वर्ल्ड वाइड इनकी 6 रीजनल ऑफिसेस हैं और 150 कंट्रीज़ में, राइट. और बेसिकली जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से इन्होंने अपने ऑफिस बनाया हुआ है. WHO हैज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले अ डुअल रोल इन द थिंक टैंक एंड ओवरस्विंग द ग्लोबल स्पर्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी. अगर कहीं भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होती है किसी भी कंट्री में, तो दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड बाय WHO. अगर वो पेंडेमिक है तो WHO उसको पेंडेमिक डिक्लेयर करती है वर्ल्ड वाइड. अगर कोविड-19 की बात करें तो चाइना में केसेस ऑलरेडी नवंबर में रिपोर्ट किए जा चुके थे और चाइना ने इसके बारे में इन्फॉर्म किया WHO को जनवरी में. सो यू कैन सी देयर इज अ गैप ऑफ 2 months एंड इफ इट वाज बीइंग डायग्नोस्ड कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, तो उसके बारे में अगर 2 महीने पहले कुछ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकती थी, पेंडेमिक डिक्लेयर किया जा सकता था, तो मेनी लाइफ कुड हैव सेव्ड एंड मेनी प्रिकॉशनरी मेजर्स कुड हैव टेकन. बट WHO के जो कंट्री रिप्रेजेंटेशन है बीजिंग में, उन्होंने चीज़ों को लेट बताया और जो चीज़ों को अननोटिस रखी गई बिकॉज ट्रांसमिशन वॉज वाइड स्प्रेडली स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब.
and then so the confirmed cases were reported from Japan, South Korea, Taiwan, United States, और उसके बाद मार्च के महीने में इंडिया में भी जो सीवियरिटी ऑफ वायरस केसेस है दैट वाज अगेन बी रिपोर्टेड। फर्स्ट केस केरला में रिपोर्ट की गई थी, फिर उसके बाद पूरे पैन इंडिया में ज़्यादा दिखा, और अभी मुंबई और दिल्ली आर अमंग द टॉप सिटीज़ दैट आर परफॉर्मिंग। दिल्ली में अभी भी फिर भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटोरेट हुई है, जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी हाई है। नाउ मिसहैंडलिंग की अगर बात करें इबोला की, इसके बारे में भी WHO की बेसिकली बहुत सारी लूप होल्स बताई गई थी जिस समय इबोला आउटब्रेक हुई थी। तो WHO हैज सीवियरली बीन क्रिटिसाइज ऑफ पुअर हैंडलिंग द इबोला आउटब्रेक इन 2014। तो WHO की जो WHO हैज बीन रिड्यूस इन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एंड बी होस्टेन इन द इंटरेस्ट ऑफ द रिच मेंबर कंट्रीज। तो बात की गई है जो इतने रिच मेंबर कंट्रीज हैं लाइक चाइना, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स, इन कंट्रीज़ पे इनका ज़्यादा ध्यान है। ऑलरेडी US इज़ नॉट फेवरिंग WHO, उन्होंने अपने जितने भी फंड्स हैं उनको कट कर दिया है, दे विल बी नो मोर फंडिंग टू WHO। एंड द बेसिकली फंक्शनल एफिकेसी की अगर बात करें तो WHO काफ़ी हद तक डिसएडवांटेज में है उनकी लेथार्जी की वजह से, एब्सेंस ऑफ डिसाइसिव लीडरशिप, bureaucratic indolence, unfunded programs and inability to evolve in the needs of 21st century। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स बताए गए हैं, कुछ कारण बताए गए हैं जिन पे WHO को ध्यान देने की ज़रूरत है। ना फंडिंग की बात करें WHO में, तो WHO की जो फंडिंग्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं मेंबर कंट्रीज, जो मेंबर स्टेट्स हैं वो उसको पैसा देते हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है, और जो बड़े कंट्रीज़ हैं या जो बड़े यूनाइटेड स्टेट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा पैसा देते हैं, या प्राइवेट डोनर्स भी इनको पैसे देते हैं। बट उसके अलावा जो एसेस है कंट्रीब्यूशन का कितने स्पेंड होने की ज़रूरत है, ये सारी प्रायोरिटी डिसाइड होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। ये असेंबली है जो डिसाइड करती है किस पेंडेमिक में कितने पैसे खर्च करने हैं और कितने बजट बनाने, किस बजट को किस तरह से डिवॉल्व करना है, राइट। तो बजट की जो डिवोल्यूशन है वो ये डिसाइड करती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में आप पढ़ लें थोड़ा सा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। Now the other topic, the last topic is civil services, the steel frame of India. This is written by R.K. Raghavan. He's a former CBI officer. He's a CBI director and former IPS officer. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं सिविल सर्विसेज को लेकर के। तो रिसेंटली जिस तरह से UPSC ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है अपने सिविल सर्विसेज 2019 का, तो उसमें कुछ फंडामेंटल डिमांड की गई है कि जो एफिकेसी है सिविल सर्विसेज की दैट हैज़ टू बी हाईलाइटेड, क्योंकि जो मिड सर्विसेज ट्रेनिंग है या मिड सर्विसेज जो क्वालिटी है ऑफिसर्स की, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आर द राइट टाइप ऑफ मैन एंड वुमेन आर बीइंग इंडक्टेड इन द हायर ब्यूरोक्रेसी। अगर हायर ब्यूरोक्रेसी की बात करें, बिकॉज आफ्टर डाउन द लाइन अगर 10 to 15 ईयर्स के बाद जो लोग सर्विसेज में कंटिन्यू कर रहे हैं उनके किस तरह से क्वालिटी चेक हो रही है, जो QC है, जो पैरामीटर चेक होनी चाहिए वो किस तरह से चेक की जाती है, राइट। तो इन पे बात की गई। एंड जो मिड करियर रिव्यू है, दिस इज बेसिकली द मिड करियर रिव्यू, उनके परफॉर्मेंस पे कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई डिसऑनेस्टी तो कंटिन्यू नहीं हो रही है, और ऐसी चीज़ों अगर हो रही है तो उसको वाइड आउट करने की ज़रूरत है। And both these questions are extremely relevant considering the need to be set up the upgradation, the quality of the services to the poor, because civil services is the only services in the world which is mandated to augment the life of the poor people, whether it is a village, whether it is an urban district, किसी भी जगह पे जो quality of life है, जो quality of standard है, एक good services, good governance प्रमोट करने की एक जरिया, एक माध्यम माना गया है सिविल सर्विसेज को, राइट। Now criticism to the role played by the services, जो किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर कलेक्टर हैं या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, they are inaccessible because of the high number of the cases in the district, and it shows that the whole administration has a bad light। तो शेयर वर्कलोड की वजह से जो कलेक्ट्रेट में जितना काम है, सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में जितना काम है, उस वजह से वो क्या होता है, लोगों से इंटरेक्शन काफ़ी कम हो जाती है। सो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखोगे, जैसे बिहार, UP, झारखंड के स्टेट्स में देयर इज़ अ जनता दरबार विच इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो वीक में या तो 2 days या तो 1 day के लिए जनता दरबार लगाया जाता है, ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको सुना जाए, डायरेक्ट इंटरेक्शन की जाए। Now, despite of the reform that has been the central government is taking care of, जो करप्शन है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उभरा है ब्यूरोक्रेसी में। सो करप्शन हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, और इसको जो करप्शन की जो पॉलिसीज़ हैं उसको देखने की ज़रूरत है, जो चैलेंजेस हैं करप्शन की, बिकॉज ARC ने भी रिकमेंड किया था किस तरह से करप्शन को हैंडल करनी है। और जो लो लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे बहुत सारी इनसेंटिविटी देखी गई है, जो ग्रेटिफिकेशन को लेकर के या जो फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन है वो काफ़ी वॉयलेट हुई है इन द लोअर ब्यूरोक्रेसी।
Now, police has a majority that has to play a very crucial role when it's come to the implementation of rule of law. तो ये basically ill treating रही है, और बहुत सारे छोटे पुलिस स्टेशन में people are not that well equipped, तो वो लोगों की प्रॉब्लम को समझें, एंड एट द सेम टाइम जो रेजोल्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होती है. And as a result, the police station has become an institution that is shunned by the law-abiding citizen. मैं बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ न्यू पुलिस ऑफिसर्स, अगर न्यू रिक्रूटी हैं जो नए आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि दे शुड मेक इट लाइक फुट डाउन व्हेन इट्स कम टू द अनएथिकल प्रैक्टिस. कुछ भी ऐसा अनएथिकल प्रैक्टिस है उनको नहीं करना है, लॉ को प्रमोट करनी है, और जो एक शहर में एक कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने में इन पुलिस ऑफिसर्स का बहुत ज़्यादा रोल है. एंड एट द सेम टाइम द एडवाइस हैज़ बीन गिवन कि जो एनलाइटेंड सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं दे शुड मोल्ड द कैरेक्टर ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स. तो किसी भी स्टेट में जो भी एक्सपीरियंस ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन को बढ़ाया जाए, उनकी एक्सपीरियंसेस को बताया जाए, ताकि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं पुलिस सर्विसेज में जो स्टेट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं वो इस सारे एक्सपीरियंस को समझ सकें और आगे अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें. Right, so this is what has been discussed in this article. Now coming to the daily answer writing practice session, we have launched a series, special series dedicated to the answer writing. हर सुबह आप इसमें अपने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आप अपने आंसर 6 PM तक भेज सकते हैं. जिस ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें, where I have given the detail of the link where you can redirect and check the detail of that. Now coming to the answers, कल के जो सवाल हैं उसके आपको मैं करेक्ट ऑप्शंस बता दूँ एक्सप्लेनेशन के साथ. तो जो पहला सवाल है उसके आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून एंड इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट इज अर्थ एंड इट्स अपीयर्स टू बी बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लैनेट एंड द सेलेस्टियल बॉडी. और जो सेकंड है स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, दैट द एस्ट्रॉयड आर फाइंड बिटवीन द ऑर्बिट एंड द मार्स एंड द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड इज कॉल्ड सीरीज. सो जो सोर्स ऑफ रेफरेंस है इसकी एनसीईआरटी क्लास 6 से है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको क्लास 6 से 12 तक पढ़ना है. कई बार बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन क्लास 6, 7, 8 से भी यूपीएससी पूछ लेती है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, दैट बेसिकली मैंने आपसे जीएसएलवी के बारे में पूछा था. इट इज़ अ 3-stage heavy lift launch developed by the ISRO and it is the India's fully functional rocket tested with the cryogenic engine. So the source of reference here is Science Reporter. Now coming to the MCQs question of today. So first is from the economy. With reference to intercreditor agreement, consider the following statement. It is a part of Project Sasat, plan to address the problem and resolving the bad loans. And it aims at resolving the loan account with the minimum amount of 100 crores. So you have to tell which among the following is the correct option. A, B, C या फिर D, right? तो जो भी आंसर है उसको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. Now the second question, consider the following statement with regards to Prime Minister. The term of the office of the Prime Minister is not fixed and he holds office during the pleasure of the President. And the salary and the allowances of the Prime Minister are determined by the President. So these are the two important statements and sometimes people tend to confuse. तो आप आराम से स्टेटमेंट पढ़ें और जो करेक्ट ऑप्शन है ए, बी, सी या फिर डी वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और आई रिक्वेस्ट यू टू पार्टिसिपेट मोर एंड मोर इन द आंसर गिविंग बिकॉज इट इज़ वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट कि जो फिल्म्स के एग्जामिनेशन शेड्यूल है वहाँ पे आप रियल एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं, राइट. और अगर कोई भी कंसर्न होता है मैं ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ. विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.